नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तेरे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के टॉप 1000 वन लाइनर प्रश्न को पढ़ रहे थे। आज इसका दूसरा पार्ट है मेरे दोस्तों, और हम 3 पार्ट में 1000 प्रश्न को ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप तेरे एजुकेशन के हर एक वीडियो को फॉलो कर लिया तो हम इतना आपको भरोसा दिला सकते हैं मेरे दोस्तों कि और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी रैंक सबसे ऊपर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बॉस प्रक्रिया से होता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है, तो बॉस प्रक्रिया। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन मेरे दोस्तों बॉस प्रक्रिया से होता है। आप लोग आंसर देंगे बॉस प्रक्रिया। आगे चलते हैं, रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि क्या कहलाती है, तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि बल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, रबड़ को अगर सल्फर के साथ हम गर्म करके सख्त बनाते हैं तो वो विधि बल्कनीकरण कहलाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा कौन सा विधि से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से अगर लोहा हम बनाना चाहेंगे तो अपचयन विधि से प्राप्त होगा। कौन सा विधि से मेरे दोस्तों, हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा बनाने में अपचयन विधि का प्रयोग होता है। कौन सा विधि, अपचयन विधि। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, RDX की खोज किसने किया था, RDX की खोज हैनिंग ने की थी। किसने की थी, RDX की खोज हैनिंग ने की थी। RDX क्या है मेरे दोस्तों, RDX एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, RDX प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.5 से लेकर के 1.5% होता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 0.5 से लेकर के 1.5% तक, यानी कि आधा से लेकर 1.5% के बीच में होता है इस्पात में कार्बन का प्रतिशत। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो सबसे शुद्ध लोहा पीटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है मेरे दोस्तों, सबसे शुद्ध लोहा पीटवा लोहा होता है। दोस्तों, जौन सा लोहे में, जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम मात्रा में होती है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो सबसे शुद्ध लोहा क्या हो जाए मेरे दोस्तों, सबसे कार्बन की मात्रा भी पूछा कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है, तो पीटवा लोहा में होती है। पीटवा लोहा इसी कारण से मेरे दोस्तों सबसे शुद्ध लोहा है। आगे चलते हैं, रबर आसानी से किसमें घुलनशील है, तो रबर आसानी से मेरे दोस्तों बेंजीन में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनती है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसी आकृति बनती है, तो उत्तल आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है मेरे दोस्तों, उत्तल आकृति बनती है। आगे बोल रहा है कि हाइड्रोजन का उष्मांक सर्वोच्च होता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, उष्मांक सर्वोच्च किसका होता है, सबसे ज़्यादा उष्मांक किसका होता है, तो हाइड्रोजन का मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन का उष्मांक सर्वोच्च उष्मांक होता है। दोस्तों, आपसे पूछा कि भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकालता है मेरे दोस्तों। ना उसमें राख बचता है, ना उससे धुआं निकलता है। सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का प्रतिशत कितना है, तो पृथ्वी पर कितना जल है मेरे दोस्तों, तो पृथ्वी पर कुल 71% जल है। तो 71% जल में से मेरे दोस्तों मीठे जल कितना परसेंट है, तो मीठे जल का परसेंट मेरे दोस्तों 2.7% है। कितना परसेंट, 2.7% है। पृथ्वी पर टोटल 71% जल उपलब्ध है, 71% में से 2.7% कुल मीठे जल हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मेरे दोस्तों, हार्डियो तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, हार्डियो तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है, तो कैल्शियम। क्या मेरे दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस जो है समान रूप से पाया जाता है हार्डियो और सीमेंट में, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर जो है किसका किसका मिश्रण है, तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण है मेरे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है मेरे दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आगे चलते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट की खोज कौन किया था मेरे दोस्तों, तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज कौन किया, अल्फ्रेड नोबेल। और डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया क्या जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। आपसे बोले कि शुद्ध सोडियम धातु किस विधि के द्वारा प्राप्त होती है, तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। पूछसे दोस्तों,
विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। सोडियम धातु किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। आगे चलते हैं, मिट्टी में घुले नाइट्रेट्स का अवशोषण करके पौधे उन्हें मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। मिट्टी में घुले नाइट्रेट्स का अवशोषण करके पौधे उन्हें मुक्त किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आयोडीन जो है से कैसा विलयन है? तो आयोडीन जो है से टिंचर आयोडीन का एल्कोहली विलयन है। कैसा विलयन है? आयोडीन टिंचर आयोडीन का एल्कोहली विलयन है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है कितना परसेंट? तो 60 से 70%। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है और कितना होती है? तो 60 से 70% तक होती है। आगे चलते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके प्रकाश पौधे को मारता है। अब बोलेगा कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद कर देता है मेरे दोस्तों। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद कर देगा तो प्रकाश ऑटोमेटिक हो जाए, पौधा जो है ऑटोमेटिक रूप से सूख जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं तो उसको भोजन और पानी पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा नहीं तो पौधा को मर जाएगा। यानी कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को बंद कर देता है। आगे चलते हैं, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत 0% होता है। कितना होता है? सीसा पेंसिलों में शीशों का प्रतिशत होता है 0%। आगे देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। आपसे बोलेगा कि हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों कार्बन के तो अपरूप है मेरे दोस्तों, लेकिन दोनों एक जैसा क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दोनों में कार्बन की परमाणु संरचनाएं अलग अलग होती है। हीरा में कुछ अलग होती है और ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु संरचना कुछ अलग होती है। इसी कारण दोनों जो है एक जैसे नहीं दिखते मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को क्या कहते हैं? एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपरूप कहा जाता है। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपरूप कहा जाता है। क्या कहा था मेरे दोस्तों? अपरूप कहा जाएगा। आगे चलते हैं, कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल एवं गैस कार्बन है। आपसे बोला कि कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला भी है, कोक है, चारकोल है, काजल है एवं गैस कार्बन है। कार्बन के टोटल ये सब अपरूप है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, काला हीरा को बोट कहा जाता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहता है? काला हीरा को बोट कहा जाता है, बोट। इसका प्रयोग कांच काटने तथा चट्टानों में छेद करने के लिए कहता है। शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोट का प्रयोग किया जाता है। काला हीरा का प्रयोग किया जाता है और चट्टानों में छेद करने में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बोट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता कार्बन उसमें कितना परसेंट है? इस्पात की कठोर कार्बन का परसेंट उसमें जितना उस पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। कार्बन की प्रतिशतता पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। आगे चलते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्राएं पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्राएं पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेलुलोज है मेरे दोस्तों। क्या है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्राएं पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल किसका बना होता है? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो है ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्तों? ग्रेफाइट का बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल जो है ग्रेफाइट का बना होता है। आगे चलते हैं, इस्पात के उत्पादन के लिए बात्या भट्टी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का प्रयोग होता है। इस्पात के उत्पादन के लिए बात्या भट्टी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का भी प्रयोग होता है। तो कोक का अपचायक और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोक का हम लोग कुछ में प्रयोग करते हैं, कोक का अपचायक और ईंधन के रूप में भी कार्य किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अलकतरा का निर्माण डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से कोल गैस का निर्माण करने के प्रकार में होता है। पूछेगा आपसे कि अलकतरा का निर्माण किस विधि से होता है? तो डिस्ट्रक्टिव क्या विधि से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से अलकतरा का निर्माण डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि से होता है और कोल गैस का निर्माण करने के क्रम में हो जाता है अलकतरा का निर्माण मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, CaCO3 में कार्बन कितना परसेंट होता है? तो CaCO3 में कार्बन 12% होता है। कितना परसेंट होता है मेरे दोस्तों? CaCO3 में कार्बन 12% होता है। आगे चलते हैं, फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के पश्चात की राख है। फ्लाई ऐश क्या है? तो फ्लाई ऐश है मेरे दोस्तों कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के बाद जो राख बनता है उसे हम फ्लाई ऐश कहते हैं। कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने के बाद की राख जो बनती है उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक है। हाइड्रोकार्बन किसके किसके यौगिक हैं? तो हाइड्रोकार्बन से तोड़िए उसको मेरे दोस्तों, तो हाइड्रोकार्बन से कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिला के बनते हैं मेरे दोस्तों हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसके किसके यौगिक हो गए? कार्बन एवं हाइड्रोजन के। आगे देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर कौन सी गैस बनती है? तो मीथेन बनती है। अगर CO की अभिक्रिया हम 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से करा देंगे तो मीथेन गैस बनेगी। क्या बनेगी मेरे दोस्तों? मीथेन गैस बनती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4। बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर अगर जल की क्रिया हम कराते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होगी। अभी बताया मेरे दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे हाइड्रोजन से तो मीथेन गैस बनेगी। और यहाँ भी एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया अगर हम कराएंगे तो मीथेन गैस ही बनेगी मेरे दोस्तों। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप है मेरे दोस्तों कागज है। क्या है? सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज है। और प्रकृति में बताया था मेरे दोस्तों, अभी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु? तो सेलुलोज है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनेट के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो क्या देता है? तो वह डाई मिथाइल ईथर देता है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनेट के एल्कोहल के साथ उबाल देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनेट के एल्कोहल के साथ उबाल देते हैं तो वह डाई मिथाइल ईथर देता है। क्या देता है? डाई मिथाइल ईथर देता है, डाई मिथाइल ईथर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने से होते हैं। खदान होता है मेरे दोस्तों, खदान में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होता है? तो हवा यानी कि ऑक्सीजन के साथ मीथेन अगर मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ अगर मीथेन मिलता है मेरे दोस्तों तो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ खानों या फिर खदानों भी बोल सकते हैं। खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन को मिल जाने के कारण हो जाते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है? तो अगर टेम्परेचर में हम वृद्धि करेंगे तो ठोस पदार्थ की विलेयता क्या होती है मेरे दोस्तों? तो विलेयता बढ़ती जाती है। टेम्परेचर में वृद्धि होने से कोई भी ठोस पदार्थ को हम विलेयता को बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कोहरा बादल जो है, कोहरा और बादल कैसा विलयन है? तो गैस में द्रव का विलयन है। कैसा विलयन है मेरे दोस्तों? तो कोहरा क्या है? तो गैस है, और बादल क्या है? द्रव है। तो कोहरा और बादल जो है गैस में द्रव का कोलाइडिक विलयन है मेरे दोस्तों। गैस में द्रव का कोलाइडिक विलयन कोहरा और बादल हो गया। आगे चलते हैं, धुआं जो है धुआं कैसा विलयन है? तो धुआं जो है गैस में ठोस का विलयन है। कैसा है? धुआं गैस में ठोस का विलयन है। और कोहरा और बादल गैस में द्रव का विलयन है। धुआं गैस में ठोस का विलयन है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील कौन सी है? तो रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील एसीटोन है। क्या है? रसायन शास्त्र में सर्वाधिक घुलनशील एसीटोन है मेरे दोस्तों। क्या है? एसीटोन है। आगे चलते हैं, NaCl की विलेयता D2O तथा H2O के संदर्भ में D2O की अपेक्षा H2O में अधिक होती है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक जो हो गया उसको विलेयता मेरे दोस्तों D2O तथा H2O के संदर्भ में हमको जानकारी देना है। तो D2O की अपेक्षा H2O में अधिक हो जाती है। NaCl के विलेयता मेरे दोस्तों D2O में की अपेक्षा H2O में ज़्यादा होती है, यानी कि D2O में थोड़ा कम होता है और H2O में थोड़ा सा ज़्यादा होता है NaCl की विलेयता मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, शक्कर के घोल यानी कि चीनी के घोल का तापमान टेम्परेचर बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे मेरे दोस्तों विलेयता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जितना हम टेम्परेचर देंगे नीचे से उतना शक्कर की विलेयता जल्दी होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, चीनी, नमक, नौसादर, अमोनिया तथा लवण किसमें घुलनशील है? तो चीनी हो गया, नमक हो गया, नौसादर, अमोनिया तथा लवण जो है जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील मेरे दोस्तों? चीनी भी जल में घुल जाएगा, नमक भी को जल में घोल सकते हैं, नौसादर को भी, अमोनिया और लवण सारे के सारे जल में घुलनशील है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रबर किसमें घुलनशील है? तो रबर नेफ्ता में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? रबर जो है नेफ्ता में घुलनशील है मेरे दोस्तों। किसमें? रबर नेफ्ता में घुलनशील है। आगे चलते हैं, पेंट एवं रेजिन किसके में घुलनशील है? तो पेंट एवं रेजिन तारपीन के तेल में घुलनशील है। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है मेरे दोस्तों? तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। और पेंट एवं रेजिन जो है तारपीन के तेल में घुलनशील है। और रबड़ किसमें बताए? रबड़ अभी नेफ्ता में घुलनशील है और पेंट एवं रेजिन तारपीन के तेल में घुलनशील है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन कोयला होते हैं? एक होता है पीट कोयला होता है, एक लिग्नाइट कोयला होता है, एक बिटुमिनस कोयला होता है, एक एंथ्रासाइट होता है। लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है मेरे दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगी वो सबसे अच्छा कोयला होता है मेरे दोस्तों। और जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा रहती है
लोहा में अगर बात करें तो सबसे कम कार्बन की मात्रा जिसमें रहेगी वो सबसे अच्छा लोहा होता है। जैसे पीटवा लोहा में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है तो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है पीटवा लोहा को। और इसी प्रकार कार्बन में सबसे ज़्यादा जिसके पास कार्बन रहेगा जितना परसेंट वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो पीट कोयला में कितना परसेंट कार्बन, 60% कार्बन। कितना परसेंट, 60%। लिग्नाइट कोयला में लगभग सब दिया हुआ है मेरे दोस्तों, अप्रोक्स में है कि लिग्नाइट कोयला में 67%। बिटुमिनस कोयला में 88% के करीब। कितना, बिटुमिनस के करीब 88%। एंथ्रासाइट कोयला में 94%। एंथ्रासाइट कोयला में कितना मेरे दोस्तों, लगभग 94% के करीब एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो गया, एंथ्रासाइट कोयला हो गया। आगे चलते मेरे दोस्तों, हम लोग प्रायः बिटुमिनस कोयले का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। हम लोग कौन सा कोयले का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, तो बिटुमिनस। बिटुमिनस में कितना बताया था मेरे दोस्तों अभी, कार्बन का प्रतिशत लगभग 88%। तो हम लोग जो घर में कोयले का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों वो बिटुमिनस कोयला होता है। कैसा होता है, बिटुमिनस होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पीट कोयला में जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पीट कोयला होता है मेरे दोस्तों जो सबसे खराब कोयला हो गया पीट कोयला, 60% कार्बन रहता है। उसमें बोल रहा कि जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे निम्न किस्म का कोयला भी कहा जाता है। सबसे खराब कोटि है कोयला, यानी सबसे कमज़ोर कोयला किसे कहा जाएगा, तो फिर कहा जाएगा पीट कोयला को। पीट कोयला में लगभग 60% के करीब कार्बन होता है मेरे दोस्तों, और जीवाश्म स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देता है। आगे चलते हैं, कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल ईंधन में होता है। किसमें होता है, कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल वाला ईंधन में होता है। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल ईंधन में होता है। और कार्बोरेटर का कार्य आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों, तो कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना है। क्या है, पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना है। कार्बोरेटर पेट्रोल वाला ईंधन में होता है, उसका कार्य क्या है, तो पेट्रोल के साथ हवा को मिलाना है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीएनजी का पूर्ण रूप है मेरे दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्तों, तो सीएनजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है मेरे दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम में कितना परसेंट मोम की मात्रा होती है, तो पेट्रोलियम में 20% मोम की मात्रा होती है। कितना परसेंट, पेट्रोलियम में 20%, 20% मोम की मात्रा होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव कौन सा है, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन है। क्या है, सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन गैसोलीन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन अधिक दक्ष होता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन जो है अधिक दक्ष होता है। किसमें होता है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन अधिक दक्ष होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक क्या है, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग कैसे माप सकते हैं, तो ऑक्टेन संख्या से माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। किससे, ऑक्टेन संख्या से। आगे चलते हैं, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया है, तो गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीबी देसाई ने किया है। कौन किया है, सीबी देसाई, भारतीय वैज्ञानिक थे मेरे दोस्तों। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किए हैं सीबी देसाई, भारतीय वैज्ञानिक है। आगे चलते हैं, पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आपसे बोलेगा कि उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण क्या होता है, तब पैराफिन मोम होता है। क्या होता है, पैराफिन मोम मेरे दोस्तों उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पैराफिन मोम को माना जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है, तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है मेरे दोस्तों टेट्रा एथिल लेड। क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड जो है पेट्रोल में सबसे विषैला पदार्थ होता है मेरे दोस्तों। पेट्रोल में विषैला पदार्थ आपसे पूछे तो टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। आगे चलते हैं, शुद्ध एल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर क्या बनता है, अगर शुद्ध एल्कोहल में हम लोग ईथर और बेंजीन मिला देते हैं तो पावर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों, शुद्ध एल्कोहल में ईथर एवं बेंजीन मिलाने पर पावर एल्कोहल बन जाता है। आगे चलते हैं, पावर एल्कोहल किस में प्रयुक्त होता है, तो पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। किसमें, पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों, पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है, हवाई जहाज के ईंधन में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, असफाल्ट और बिटुमिनस, असफाल्ट और बिटुमिनस पेट्रोल के उत्पाद है। किसके उत्पाद है, असफाल्ट और बिटुमिनस जो है से पेट्रोल के उत्पाद है मेरे दोस्तों। किसके हैं, असफाल्ट और बिटुमिनस पेट्रोल के उत्पाद हैं। आगे चलते हैं, विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, विश्व में जितना बिजली पैदा होती है इसमें परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत, परमाणु ऊर्जा से कितना बिजली पैदा होती है, तो 17%। कितना होती है मेरे दोस्तों, जितना भी वर्ल्ड में बिजली पैदा होती है उसका परमाणु ऊर्जा से 17% बिजली प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
गैसोलीन प्राकृतिक गैस, चारकोल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का अधिक ईंधनमान होता है। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि सबसे अधिक ईंधनमान या फिर सर्वोच्च ऊष्मांक किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। भविष्य का ईंधन इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं, कोयला गैस, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस एवं तेल गैस में वायु अंगार गैस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है। आपसे बोलेगा कि कोयला, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस एवं तेल गैस में सबसे न्यूनतम कैलोरी मान किसका होता है, तो वायु अंगार गैस का। किसका, वायु अंगार गैस का मान जो है कैलोरी मान सबसे कम होगा। कोयला में, वायु अंगार गैस में, भाप अंगार गैस में और गैस तेल में। आगे आते हैं मेरे दोस्तों, चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होता है। आपसे बोलेगा कि चंद्रमा पर अगर पृथ्वी सब जाते हैं और आते हैं तो सबसे ज़्यादा ईंधन आपको कहाँ पर खर्च होगा, तो जब पृथ्वी पर पुनः वह प्रवेश करते हैं मेरे दोस्तों, जब वहाँ से आने के बाद चंद्रमा पर से पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा ईंधन आपको पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होता है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज नामक एंजाइम बदलता है। क्या बदलता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है, जाइमेज। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। क्या हो जाएगा, C6H12O6। इसमें पूछता है मेरे दोस्तों ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं दोस्तों, C6 है ना, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो उत्प्रेरक का कार्य है मेरे दोस्तों प्रतिक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना। कुछ मेरे दोस्त मार देते हैं उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाना ही नहीं, बढ़ाना और घटाना दोनों काम है उत्प्रेरक का कार्य है। प्रक्रिया की दर को घटाना या बढ़ाना दोनों ही उत्प्रेरक का ही कार्य है। आगे चलते हैं, कोयला के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कोयला की अपूर्ण दहन, यानी कि कोयला को अगर हम पूरा नहीं जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, CO गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। कौन सी गैस हो जाएगा, कोयला के अपूर्ण दहन, अगर कोयला पूरी नहीं जलती है, पूरा बढ़िया से नहीं जल पाता है तो वो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मीथेन का अणु कैसा होता है, तो मीथेन का अणु मेरे दोस्तों, मीथेन का सूत्र ही बताए थे मेरे दोस्तों, क्या होता है, CH4 होता है। कितना होता है, CH4 होता है। तो बोला कि मीथेन का अणु कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय हो। देखिए मीथेन का अणु कितना है, मीथेन में कितना लगा हुआ, 4 लगा हुआ है, तो समचतुष्फलकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय हो गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, RDX क्या है, अभी बताया था मेरे दोस्तों कि RDX क्या है, तो RDX एक प्रकार का विस्फोटक है। क्या है, RDX एक प्रकार का विस्फोटक है। आगे चलते हैं, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है, तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। आगे चलते हैं, एक्सरे जो है मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है। एक्सरे बोला, आपसे पूछेगा कि कौन सा किरण मानव हड्डी को पार नहीं कर सकती है, तो एक्सरे ऐसी किरण है मेरे दोस्तों कि जो हड्डी को पार नहीं कर सकती है, और बाकी सब किरण मेरे दोस्तों पार कर जाती है। इसीलिए टूटी हुई हड्डी को जब कहीं पर हड्डी टूट जाता है तो उसको हम लोग एक्सरे के द्वारा प्रयोग करके हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर से हड्डी टूटा हुआ है, क्योंकि वो अस्थि के पार ही नहीं कर सकती है, तो पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पर से टूट गया मेरे दोस्तों। तो एक्सरे जो है मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं, पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। आपसे पूछेगा कि दिया अगर जल रहा है तो अधिक दर्शनीय बनाना है तो कौन सा रंग उसमें जरूरी है, तो पीला रंग जो है दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। अधिक अच्छे देखने के लिए हमको पीला रंग जो है दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज मेरे दोस्तों डी ब्रोगली ने की। किसने की है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया है। किसने किया, डी ब्रोगली ने हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा होता है, तो पहला पार्ट में भी क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को हम बनाना है तो विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है मेरे दोस्तों। एमिनो अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो एमिनो अम्ल मेरे दोस्तों प्रोटीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल जो प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन से प्राप्त होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो सबसे शुद्ध जल मेरे दोस्तों वर्षा का जल है। क्या है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल है। सबसे शुद्ध जल मेरे दोस्तों विद्युत का क्या होती है,
कुचालक होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का विद्युत का कुचालक होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। सिर्फ फर्क दोनों में इतना ही है कि अगर जिप्सम रहेगा तो लास्ट में 2H2O बोलेंगे, जल में 2 अणु लगाएंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो हाफ H2O हो जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थ को मेरे दोस्तों टॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। आगे चलते हैं, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए, दूध से क्रीम को हम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है मेरे दोस्तों? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? अगर दूध से क्रीम को हम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ता जाता है। और बोलेगा मेरे दोस्तों को दूध से क्रीम को अलग करने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आप केंद्रण विधि। क्या विधि हो जाएगी? आप केंद्रण विधि को हम लोग दूध से क्रीम को अलग करने में प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, द्रव्यमान को सहंती भी कहा जाता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों को द्रव्यमान को और क्या नाम से जानते हैं? द्रव्यमान को हम लोग बोलेंगे सहंती के नाम से। क्या नाम से? द्रव्यमान को हम लोग सहंती के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, पदार्थ का सहंती विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है। आपसे पूछेगा कि कौन विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र कौन सा है? तो पदार्थ का सहंती। पदार्थ का सहंती जो है सो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है मेरे दोस्तों। पदार्थ का सहंती विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है। आगे चलते हैं, शेविंग क्रीम, रेजिन एवं ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। शेविंग क्रीम जो है, जो मेरे दोस्तों शेविंग क्रीम जो रेजिन एवं ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक सूखता नहीं। हम लोग सैलून में आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे जो दाढ़ी में लगा कर बनाता है मेरे दोस्तों, क्रीम लगा देता है तो कुछ देर तक नहीं सूखता है। किसके कारण नहीं सूखता है? तो शेविंग क्रीम होता है मेरे दोस्तों वो रेजिन एवं ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? रेजिन और ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण मेरे दोस्तों अधिक देर तक वो सूखता नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला मेरे दोस्तों पुणे में है। कहाँ है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, DDT क्या है? तो DDT एक तीव्र कीटनाशक है। क्या है? DDT एक तीव्र कीटनाशक है मेरे दोस्तों। DDT का छिड़काव क्या होता है? फसल के कीटनाशक के रूप में हम लोग DDT का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, शुष्क बर्फ जीवाणु को पनपने से रोकता है। आपसे बोलेगा कि शुष्क बर्फ किसको पनपने से रोकता है? तो जीवाणु को पनपने से रोकता है। जीवाणु को रोकता है शुष्क बर्फ जो है, जीवाणु को पनपने से रोक देता है मेरे दोस्तों। पराबैंगनी किरणों का उपयोग रोगाणुनाशक प्रक्रिया में कार्य में होता है। किस आपसे बोलेगा कि रोगाणुनाशक प्रक्रिया में कौन सा किरण का प्रयोग करेंगे? तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग हम लोग रोगाणुनाशक प्रक्रिया में करते हैं। किस में करते हैं? रोगाणुनाशक प्रक्रिया पराबैंगनी किरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, H2O वाष्प श्वेत निर्जल को नीला रंग प्रदान करता है। H2O वाष्प जो है सो श्वेत निर्जल को कैसा रंग प्रदान करता है? तो नीला रंग प्रदान करता है। H2O वाष्प जो है सो श्वेत निर्जल को कैसा रंग प्रदान करता है? तो नीला रंग प्रदान करता है मेरे दोस्तों। कैसा रंग हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने से दुर्गंध निकलती है। बोल रहा है कि AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड के अगर साथ नमी हो जाए, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अगर नमी हो जाए तो दुर्गंध निकलती है। क्या निकलती है मेरे दोस्तों? दुर्गंध निकलेगी। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ अगर नमी मिल जाती है तो दुर्गंध निकलने लगती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नायलॉन का निर्माण एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन को संघनित करके किया जाता है। आपसे बोलेगा कि नायलॉन का निर्माण जो है हम किस प्रकार से करते हैं? तो नायलॉन का निर्माण एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन, क्या? एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन को संघनित करके हम लोग नायलॉन का निर्माण करते हैं। किसका किसका? फिर से हम लोग पढ़ेंगे एक बार। नायलॉन का प्रयोग एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन का संघनित करके नायलॉन का निर्माण किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के भी नाम से आता है। आपसे बोलेगा कि वुड एल्कोहल किसे कहा जाता है? तो वुड एल्कोहल मेथेनॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को हम लोग वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। किसे कहते हैं? मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, एक प्रासामान्य शराब का संरक्षक यूरिया NaCl में यूरिक अम्ल हो सकता है। एक प्रासामान्य शराब का संरक्षक क्या हो सकता है? तो यूरिया हो सकता है।
NaCl हो सकता है, यूरिक अम्ल भी हो सकता है। एक प्रासामान्य शराब का संरक्षक यूरिया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एवं यूरिक अम्ल भी हो सकता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक बताए थे मेरे दोस्तों, अभिक्रिया के दर को घटाना या बढ़ाना दोनों काम को करता है। तो वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा को बदलना, सक्रियण ऊर्जा को बदलना, यानी कि काम है तो ज़्यादा करना और ज़्यादा है तो कम करना। उत्प्रेरक की भूमिका यही होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, एक गैस के द्रवीकरण के लिए अनुकूल दशाएं कैसे होनी चाहिए? तो एक गैस के द्रवीकरण के लिए अनुकूल दशाएं कम तापमान एवं उच्च दाब होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? एक गैस के द्रवीकरण के अनुकूल दशाएं कम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर यानी कि दाब जो है से ज़्यादा होना चाहिए, कम तापमान एवं उच्च दाब। आगे चलते हैं, शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? शुगर से एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। आगे चलते हैं, सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। फिटकीरी में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, फिटकीरी में जल की अणुओं की संख्या 24 होती है। कितनी होती है? फिटकीरी में जल की अणुओं की संख्या 24 होती है, 24 होती है। आगे चलते हैं, वर्मी कंपोस्ट केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। बोला कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट मेरे दोस्तों केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। मनुष्य का मेरे दोस्तों मित्र किसे कहा जाता है? तो मनुष्य का मित्र केचुआ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? केचुआ को कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार कैसा क्रिया है? तो मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार एक रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार एक रासायनिक क्रिया है मेरे दोस्तों। मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार रासायनिक क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, ट्राइग्लिसराइड एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है। आपसे बोलेगा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है मेरे दोस्तों। ट्राइग्लिसराइड जो है से एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मेरे दोस्तों 9.108 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। 9.108 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। आगे चलते हैं, मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्माणक तत्व क्या है? मच्छर भगाने वाली क्रीम जो है मेरे दोस्तों उसका मुख्य निर्माणक तत्व क्या है? तो मुख्य निर्माणक तत्व नीम का पेड़ है। क्या है मेरे दोस्तों? नीम का पेड़ है। मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्माणक तत्व क्रीम है, नीम का पेड़ हो गया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। बोलेगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में कौन सा तकनीक का प्रयोग करेंगे? तो क्रोमेटोग्राफी। किसको करेंगे? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पानी में फिटकिरी जो है ऐसे सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। पानी में फिटकिरी किस लिए मिलाई जाती है? तो सेडिमेंटेशन, क्या? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकिरी को मिलाया जाता है। सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए पानी में हम लोग फिटकिरी मिला देते हैं। आगे चलते हैं, वनस्पतिक खाद पौधे का संतुलित उर्वरक है। बोलेगा कि वनस्पति खाद पौधे का क्या है? तो संतुलित उर्वरक है मेरे दोस्तों। क्या है? वनस्पति खाद जो है से पौधे का संतुलित उर्वरक हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते, यूरिक अम्ल कीटों का उत्सर्जित पदार्थ है। यूरिक अम्ल जो है से क्या है? तो कीटों का उत्सर्जित पदार्थ है। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल जो है से कीटों का उत्सर्जित पदार्थ हो गया मेरे दोस्तों, यूरिक अम्ल। आगे चलते हैं, इंडोल एवं एस्केटोल के कारण मल दुर्गंध देता है। जो मल मेरे दोस्तों दुर्गंध किस कारण देता है? तो इंडोल एवं एस्केटोल के कारण। किसके कारण? इंडोल एवं एस्केटोल के कारण मल जो है से दुर्गंध देता है मेरे दोस्तों, इंडोल एवं एस्केटोल। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, एक आदर्श गैस की तुलना में अति दाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति दाब पर एक वास्तविक गैस है मेरे दोस्तों सो कम आयतन घेरती है। कितना आयतन घेरती है? कम आयतन। जितना आदर्श गैस आयतन घेरती है उससे कम वास्तविक गैस आयतन कम घेरती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं,
आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा उसकी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है मेरे दोस्तों। किस पर? आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के निक्षेपण से है। किससे है? एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के निक्षेपण से है मेरे दोस्तों। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत के निक्षेपण से। आगे चलते हैं। ओजोन यानी कि O3, ओजोन का सूत्र होता है मेरे दोस्तों O3 ऑक्सीजन का अपरूप है। कि इसका अपरूप है? ओजोन जो है से ऑक्सीजन का अपरूप है मेरे दोस्तों। आपसे पूछेगा कि ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का अपरूप है। आगे चलते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो गहराई में वृद्धि के साथ महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है ग्रेनाइट है, परतदार है एवं बेसाल्ट है। सही क्रम बोल रहा है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम। तो सबसे कम गहरा किसका है? तो सबसे कम गहराई जो है ग्रेनाइट की है, इसके बाद परतदार की है और बेसाल्ट सबसे ज़्यादा गहराई पर मेरे दोस्तों। सबसे कम गहराई पर ग्रेनाइट, बीच में परतदार और सबसे लास्ट में बेसाल्ट हो गई। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस युद्ध के बाद न्यूक्लियस युद्ध की भविष्यवाणी कार्ल सागन ने की थी। आपके बाद बोलेगा न्यूक्लियस युद्ध नहीं होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर न्यूक्लियस युद्ध होता। न्यूक्लियस युद्ध के बाद न्यूक्लियस युद्ध की भविष्यवाणी किसने की थी? तो कार्ल सागन ने की थी। किसने की थी? कार्ल सागन ने की थी। न्यूक्लियस युद्ध के बाद न्यूक्लियस युद्ध की भविष्यवाणी किसने की थी? तो कार्ल सागन ने की थी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को सबसे पहली बार किसने मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। किसने मापा था मेरे दोस्तों? पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार कैवेंडिश ने मापा था मेरे दोस्तों। बड़ा जी का मान जो है से बड़ा जी का मान कौन दिया है? तो बड़ा जी का खोज किया है मेरे दोस्तों न्यूटन ने खोज किए हैं। कौन खोज किए हैं? बड़ा जी का खोज है। बड़ा जी बोले या छोटा जी बोले, दोनों का खोज मेरे दोस्तों न्यूटन ने ही किया है। बड़ा जी ही बोले या फिर छोटा जी ही बोले, दोनों के खोज मेरे दोस्तों न्यूटन ने किया है। लेकिन आपसे बोले कि बड़ा जी का मान किसने दिया है? तो बड़ा जी का मान मेरे दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? बड़ा जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। लेकिन दोनों जी का खोज किसने किए हैं? न्यूटन ने किए हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार किसने मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इनमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। क्यों दुर्गंध हो जाती है? ताज़ा मूत्र में कोई गंध क्यों नहीं आती मेरे दोस्तों, जबकि कुछ समय बाद क्यों गंध आने लगती है? क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में बदल जाता है। बैक्टीरिया द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। इसी कारण कुछ देर बाद जो है मूत्र में दुर्गंध आने लगती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है मेरे दोस्तों CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किस में होता है मेरे दोस्तों? तो बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगर कहीं पर बिजली से लगी हुई आग है मेरे दोस्तों, तो आपको पानी डालने से वो आग बुझने नहीं वाली है। आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करना है हमारे दोस्तों, तभी आपको बिजली से लगी हुई आग को आप बुझा पाएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र क्या हो गया? CCl4 हो गया। आगे चलते हैं। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए, जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एरोजोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे एरोजोल कहा जाता है। आगे चलते हैं। डाईइथाइल सल्फाइड मस्टर्ड गैस का नाम है। किसका नाम है? तो डाईक्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड किसका नाम है? तो मस्टर्ड गैस का नाम है। किसका नाम है मेरे दोस्तों? डाईक्लोरो डाईइथाइल और इसके बाद सल्फाइड भी। किसका नाम है? डाईक्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड मस्टर्ड गैस का नाम है। मस्टर्ड गैस का सूत्र दिया है मेरे दोस्तों, देखेंगे CH2ClCH2 का होल 2 × S, CH2 फिर हो गया होल 2 × AS। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। वह गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कौन सी ऐसी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती? तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड है मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती मेरे दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जो स्वयं जल जाती है लेकिन जलाने में वो सहायक कभी नहीं होती। आगे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं। क्यों रखते हैं भूरी बोतलों में? क्योंकि क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में इसलिए रखा जाता है मेरे दोस्तों क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है, इसलिए मेरे दोस्तों क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतल में रखा जाता है। आगे चलते हैं।
तापनाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है। पूछेगा मेरे दोस्तों कि तापनाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की कौन सी अवस्था में होती है, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में, तो पदार्थ की चौथी अवस्था बोला जाता है मेरे दोस्तों। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे बोला जाता है, प्लाज्मा को बोला जाता है। आपसे पूछे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है मेरे दोस्तों, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ की अभी तक पांचवी अवस्था का खोज हुआ है मेरे दोस्तों, और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तापनाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की कौन सी अवस्था में होती है, चौथी अभिक्रिया यानी कि प्लाज्मा अवस्था में होती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल, प्रतिकण को हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं, कि अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा किसने की थी, तो सर्वप्रथम पीएम डिसक ने की थी। कौन किए थे, पीएम डिसक ने की थी मेरे दोस्तों। प्रतिकण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा पीएम डिसक ने की थी। किसने की थी, तो पैम डिसक ने की थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, Na2H2O3 × 5H2O किसका लवण का सूत्र है, तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। किसका सूत्र है मेरे दोस्तों, Na2H2O3 × 5H2O माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है मेरे दोस्तों, Na2H2O3 × 5H2O। आगे चलते हैं, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन मेरे दोस्तों अनुचुंबकीय है। क्या है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ है, तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में है मेरे दोस्तों। आगे चल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl मुक्त करने के कारण हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक अगर खुला छोड़ देते हैं तो इसकी सक्रियता धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्लोरीन मुक्त करने से हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण हो जाती है मेरे दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पानी में फिटकिरी डालने से साफ हो जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी एवं गंदगी के कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। आपसे बोलेगा कि पानी में फिटकिरी, पानी को शुद्ध करने में फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, तो पानी में फिटकिरी डालने से साफ क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी एवं गंदगी के कण जो है स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, मिट्टी एवं गंदगी के जो भी कण है मेरे दोस्तों वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इसी कारण पानी में फिटकिरी डालकर हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वेल्डिंग में कौन सा इस्पात का प्रयोग होता है, तो वेल्डिंग में मृदी इस्पात का प्रयोग होता है। किस इस्पात का, वेल्डिंग में मृदी इस्पात का हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नॉर एड्रीनलिन रासायनिक द्रव्य क्या है, तो नॉर एड्रीनलिन रासायनिक द्रव्य है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है मेरे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, नॉर एड्रीनलिन रासायनिक पदार्थ है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है। विद्युत सेल जो है परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। किस लिए बनाए रखता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। आगे चलते मेरे दोस्तों, विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती है। विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती है जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, वह छड़ जो धनावेशित होती है क्या कहलाती है, दो छड़ें होती है मेरे दोस्तों जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, लेकिन वह छड़ें जो धनावेशित होती है यानी कि पॉजिटिव होती है उसे एनोड कहा जाता है, और जो ऋणावेशित होती है उसे कैथोड कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जो ऋणावेशित है उसे कैथोड कहेंगे और जो धनावेशित है उसे हम एनोड कहेंगे मेरे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें यार, प्लीज़ शेयर कर दिया करें आप लोग। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, रासायनिक प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, तो प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को हम सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
वोल्टेज सेल, लेक्लांशियस सेल और डेनियल सेल और शुष्क सेल आदि कौन सा सेल का उदाहरण है? अभी हम बताएं मेरे दोस्तों कि प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्राथमिक सेल में वोल्टेज सेल, लेक्लांशियस सेल और डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये चारों मेरे दोस्तों चारों के चारों प्राथमिक सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, द्वितीयक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। आपको बोलेगा कि कौन सा सेल को रिचार्जेबल सेल कहा जाता है, प्राथमिक सेल को कि दूसरा सेल को? तो आप लोग जवाब देना है मेरे दोस्तों कि दूसरा सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सेल को रिचार्ज करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। रिचार्जेबल सेल इसलिए कहा जाता है क्या? क्योंकि इस सेल को रिचार्ज करके बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसलिए रिचार्जेबल सेल हो गया मेरे दोस्तों दूसरा वाला के। आगे चलते हैं, वोल्टेज सेल का आविष्कार कौन किया था? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार मेरे दोस्तों 1799 ईस्वी में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था। कौन किया था? वोल्टेज सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वोल्टेज सेल में एक जास्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। आपसे पूछेगा कि वोल्टेज सेल में एक जास्ते की छड़ होती है, एक तांबे की छड़ होती है। तो कांच के बर्तन में रखे कौन सी अम्ल में डूबी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है मेरे दोस्तों। कौन सी अम्ल में? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है मेरे दोस्तों। वोल्टेज सेल में एक जास्ते की छड़, तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखा होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। आगे चलते हैं, वोल्टेज सेल में कांच के बर्तन में रखे तांबे की छड़ को क्या कहा जाता है? तो कांच के बर्तन में रखे तांबे की छड़ को एनोड कहते हैं मेरे दोस्तों। और वोल्टेज सेल में कांच के बर्तन में रखे जास्ते की छड़ को कैथोड कहा जाता है। बताया था मेरे दोस्तों कि धनावेशित कण कौन सा है? तो धन आवेशित वाला कहाँ से लगाता है? तो एनोड से। और धन आवेशित किसे रहेगा? तो एनोड से रहेगा। और ऋण आवेशित किसे रहेगा मेरे दोस्तों? तो ऋण आवेशित कैथोड से रहता है। किससे रहता है? धन आवेशित एनोड और ऋण आवेशित कैथोड का रहता है। देखिए दोस्तों, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है मेरे दोस्तों 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है? वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.08 वोल्ट होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, लेक्लांशियस सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है। कौन सा सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है? तो लेक्लांशियस सेल में। लेक्लांशियस सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा रहता है मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेक्लांशियस सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। आपसे बोलेगा कि लेक्लांशियस सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ किसके किसके बीच में रखे जाते हैं? तो मैग्नीज एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण के बीच में। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण के बीच में रखी जाती है मेरे दोस्तों एनोड का। लेक्लांशियस सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ जो है से मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण के बीच में रखी होती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, लेक्लांशियस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो लेक्लांशियस सेल का विद्युत वाहक बल होता है मेरे दोस्तों लगभग 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। अभी बताया था मेरे दोस्तों कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल अभी बताया था मेरे दोस्तों 1.08 होता है। कितना होता है? 1.08 होता है। और लेक्लांशियस सेल का विद्युत वाहक कितना हो गया? तो 1.5 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल बोलेगा तो 1.08 और लेक्लांशियस सेल वाला बोलेगा तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, सेल द्वारा मेरे दोस्तों, सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश के पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? सेल द्वारा एक कूलम्ब आवेश के पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो बताया था मेरे दोस्तों, अभी आपको डेनियल सेल के बारे में बताया था मैंने। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो गया? तो 1.08 वोल्ट हो गया। कितना? 1.08 वोल्ट हो गया। और अभी वोल्टेज सेल का ही बताया था, तो वोल्टेज सेल और डेनियल सेल बराबर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? तो वोल्टेज सेल बोले आपको, वोल्टेज सेल
वोल्टियस सेल और डेनियल सेल। वोल्टियस सेल और डेनियल सेल एक ही है मेरे दोस्तों। उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, वोल्टियस सेल का ही बोलेगा तो 1.08 और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल बोलेगा तो कितना 1.08 वोल्ट होता है। और शुष्क सेल बोले या फिर लेक्लांसियस सेल बोले, शुष्क सेल और लेक्लांसियस सेल का मान विद्युत वाहक बल बराबर होता है कितना 1.5 वोल्ट, कितना 1.5 वोल्ट होता है मेरे दोस्तों। शुष्क सेल और लेक्लांसियस सेल का कितना 1.5 वोल्ट और डेनियल सेल और कौन वोल्टियस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.08 वोल्ट होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल पूरी 2 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों 2.0 वोल्ट होता है। सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2 होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 होता है और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 होता है। मीथेन मेरे दोस्त एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन बोलेगा कौन सी श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो एल्केन श्रेणी का। कौन सा श्रेणी का, मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। क्या है मेरे दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4 है। इसमें कार्बन के कितना अणु रहते हैं, तो कार्बन के 1 अणु रहते हैं। मीथेन का कैसी है, तो चतुष्फलकीय है। कैसी है मेरे दोस्तों, मीथेन चतुष्फलकीय संरचना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मीथेन गैस सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त होती है। मीथेन गैस कैसे प्राप्त होती है, तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने के बाद मीथेन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एथिलीन जो है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अभी बताया मेरे दोस्तों, अभी क्या बताया था, मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य था और एथिलीन जो है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दोनों ही प्रथम सदस्य हैं, लेकिन मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि एसिटिलीन जो है से कौन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो एल्काइन श्रेणी का। ठीक है मेरे दोस्तों, आपसे पूछेगा कि एसिटिलीन की खोज कौन किया, तो एसिटिलीन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। कौन की थी, एसिटिलीन की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक थे विल्सन ने किया था। कौन किया था मेरे दोस्तों, विल्सन ने किया था। और एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य किसका है, एल्काइन श्रेणी का। एल्काइन का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2 होता है मेरे दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होता है। और एसिटिलीन जो है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, एसिटिलीन का उपयोग किस में करते हैं, तो एसिटिलीन का उपयोग मेरे दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में, निषेचक के रूप में होता है, धातुओं को काटने या जोड़ने में होता है और बेंजीन के संश्लेषण में होता है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी होता है। एसिटिलीन का उपयोग आप फिर से देखेंगे, प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में, निश्चेतक के रूप में, धातु को काटने या जोड़ने में, बेंजीन के संश्लेषण में और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का हम लोग इतना उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, फ्रियोन का उपयोग किसके रूप में होता है, तो फ्रियोन का उपयोग विलायक, प्रशीतक एवं परिक्षेपक के रूप में होता है। फ्रियोन का उपयोग किस में करता है, तो विलायक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है एवं परिक्षेपक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो विलायक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है एवं परिक्षेपक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग, फ्रियोन का प्रयोग मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इथाइल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है। इथाइल एल्कोहल क्या है, एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। आपसे बोलेगा मेरे दोस्तों कि एल्कोहल, कौन सा अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील है, तो इथाइल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इथाइल अल्कोहल को पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। क्या पैदा होती है, मानव शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है मेरे दोस्तों। इथाइल अल्कोहल यानी कि दारू इसे बोल सकते हैं। दारू को पी लेने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक या शराब के रूप में भी किया जाता है। अभी बताया मेरे दोस्तों कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है, शराब में आदमी करते हैं, मादक द्रव्य या शराब के रूप में। और इस पीने से शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है मेरे दोस्तों, शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। आगे चलते हैं, इथाइल अल्कोहल का उपयोग, अभी बताया मेरे दोस्तों कि इथाइल अल्कोहल का उपयोग द्रव्य या शराब के रूप में भी किया जाता है। और इथाइल अल्कोहल का उपयोग मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन में के रूप में भी, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में और शराब बनाने में, इतना निर्माण हम लोग इथाइल अल्कोहल का उपयोग करके कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन में, पारदर्शक साबुन बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है और शराब तो बनाने में प्रयोग होता ही है मेरे दोस्तों।
आगे चलते हैं। मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा विषैला द्रव होता है जिसकी गंध शराब की तरह होती है। मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा विषैला द्रव ये भी है मेरे दोस्तों जिसकी गंध शराब की तरह होती है। जिस तरह मिथाइल अल्कोहल शराब बनाया जाता है उसी प्रकार मिथाइल अल्कोहल भी एक विषैला द्रव है, उसी का गंध भी मिथाइल अल्कोहल की तरह होता है मेरे दोस्तों। जहरीली शराब पीने वालों की मृत्यु मिथाइल अल्कोहल के कारण होती है। अगर जहरीली शराब पीने वाले की मृत्यु होता है मेरे दोस्तों तो किस कारण से होता है, तो मिथाइल अल्कोहल के कारण होता है। किससे होता है, मिथाइल अल्कोहल के कारण मेरे दोस्तों जहरीली शराब पीने वालों की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि के विलायक के रूप में होता है। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग हम लोग किस में, पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि के विलायक के रूप में होता है मेरे दोस्तों मिथाइल अल्कोहल का उपयोग। आगे चलते हैं। ग्लिसरॉल जो है से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। ग्लिसरॉल किसका प्रथम सदस्य है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का, किसका, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है मेरे दोस्तों ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम क्या है, तो ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम है मेरे दोस्तों में ग्लिसरीन। क्या है नाम, ग्लिसरीन है। ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। और ग्लिसरॉल जो है प्रमुख सदस्य किसका है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी, क्या, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य ग्लिसरॉल है, उसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त के अल्प मात्रा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल जो है मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त के अल्प मात्रा में पाया जाता है मेरे दोस्तों। किसमें पाया जाता है ग्लिसरॉल, मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल में तथा रक्त में अल्प मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ग्लिसरॉल का उपयोग किस में होता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक साबुन बनाने में, जूतों की पॉलिश करने में, छापे की स्याही बनाने में, श्रृंगार की सामग्री बनाने में, अनेक कार्बनिक यौगिक के बनाने में एवं शक्तिवर्धक दवा बनाने में एवं स्नेह के रूप में, परिरक्षण के रूप में और प्रतिहिमीभूत आदि के रूप में हम लोग ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। देखिए ग्लिसरॉल का उपयोग कितना है, पारदर्शक साबुन, जूतों की पॉलिश, छापे की स्याही, श्रृंगार की सामग्रियाँ, अनेक कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, शक्तिवर्धक दवा बनाने में, स्नेहक के रूप में, परिरक्षण के रूप में और प्रतिहिमीभूत आदि के बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ईथर श्रेणी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ईथर श्रेणी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण है डाई इथाइल ईथर। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है डाई इथाइल ईथर है। इसे सिर्फ ईथर भी कहा जाता है। डाई इथाइल ईथर को सिर्फ ईथर भी हम लोग कह सकते हैं मेरे दोस्तों। ईथर श्रेणी के सबसे महत्वपूर्ण डाई इथाइल ईथर है, इसे सिर्फ ईथर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। जर्मनी की एक चिकित्सक वैलेरियस कोरडस ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके डाई इथाइल ईथर बना दिया था। जर्मनी के एक चिकित्सक थे वैलेरियस कोरडस ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके और डाई इथाइल ईथर बना दिया था। क्या बना दिया था, डाई इथाइल ईथर बना दिया था। कौन, वैलेरियस कोरडस। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया है, तो क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 ईस्वी में लिविंग ने की थी। किसने की थी, क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 ईस्वी में लिविंग ने की थी। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसमें करते हैं मेरे दोस्तों, तो निश्चेचक के रूप में किया था। बेहोशी दवा बनाने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया था मेरे दोस्तों। इसकी खोज कौन किया था, 1831 ईस्वी में लिविंग ने किया था। आगे चलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसके नाम से जाना जाता है, तो पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तो CCl4 होता है। क्या होता है, CCl4 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बताया मेरे दोस्तों, बिजली से लगी आग को बुझाने में लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही प्रयोग करते हैं। उसका सूत्र है CCl4, इसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। पायरीन जो है सो बिजली से लगी आग बुझाने के काम में आता है। पायरीन जो है सो बिजली से लगी आग बुझाने के काम में आता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के पायरीन के नाम से हम लोग जानते ही हैं। तो यानी कि देख लीजिए आप लोग कि बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि पायरीन का प्रयोग किया जाता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया गया था। आपसे बोलेगा कि यूरिया को सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया गया था। कहाँ से मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में मूत्र से प्राप्त किया गया था यूरिया को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
वोहलर ने 1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। वोहलर ने 1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनिया साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। यूरिया को किसमें बदल दिया था? यूरिया को अमोनियम साइनेट में प्रयोगशाला में बदल दिया था मेरे दोस्तों। कौन बदला था? वोहलर ने बदला था 1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनियम साइनेट में। आगे चलते हैं। फार्मिक अम्ल एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? फार्मिक अम्ल एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है मेरे दोस्तों। फार्मिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फार्मिक अम्ल एक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल जो है शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम है फॉर्मिक्स से लिया गया है। फॉर्मिक अम्ल जो है से शब्द फॉर्मिक अम्ल शब्द कौन भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से। लाल चींटी का नाम क्या है? फॉर्मिक्स है, उसी से लिया गया मेरे दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, लैटिन भाषा से। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है, गठिया रोग की दवा के रूप में किया जाता है, रबड़ उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है एवं कपड़ा उद्योग में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में, गठिया के रूप में, दवा बनाने में, रबड़ उद्योग में, चमड़ा उद्योग में एवं कपड़ा उद्योग में फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। एसीटिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसीटिक अम्ल मेरे दोस्तों, सिरका में कौन सा एसीटिक अम्ल होता है? सिरका में होता है एसीटिक अम्ल मेरे दोस्तों। तो एसीटिक अम्ल का उपयोग किसमें करेंगे? तो फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयॉन बनाने में। किसमें? एसीटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफिक फिल्म तथा रेयॉन बनाने में किया जाता है। एसीटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? एसीटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH मेरे दोस्तों एसीटिक अम्ल का सूत्र होता है और इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में तथा रेयॉन बनाने में किया जाता है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। बोलेगा पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पति में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल मेरे दोस्तों पोटेशियम लवण के रूप में वनस्पति में पाया जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल थोड़ी मात्रा में मूत्र में भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है। मानव गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण ही पथरी की बीमारी होती है मेरे दोस्तों। मानव गुर्दा में किसके एकत्रित होने के कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्रित होने के कारण पथरी की निर्माण हो जाता है, यानी पथरी की बीमारी हो जाती है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में तथा कपड़े में लगे स्याही के धब्बे दूर करने में होता है। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में तथा कपड़े में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। लैक्टिक अम्ल एक कैसा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल मेरे दोस्तों एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। कैसा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है मेरे दोस्तों। और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण ही थकावट का अनुभव होता है। बोलेगा मेरे दोस्तों कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल के जमाव के कारण थकावट का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण थकावट का अनुभव होने लगता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल साइट्रस यानी खट्टे फलों यानी कि नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों यानी कि नींबू संतरा आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है। आपसे बोलेगा कि बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का खट्टे फलों में नींबू संतरा आदि में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल कौन सा विटामिन को बोला जाता है? तो विटामिन सी को बोला जाता है मेरे दोस्तों साइट्रिक अम्ल। आगे चलते हैं। बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। आपसे पूछेगा कि सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मेरे दोस्तों। किसको माना जाता है? सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन को माना जाता है। आगे चलते हैं। बेंजीन का सबसे पहले आविष्कार कौन किया? तो बेंजीन का 1825 ईस्वी में आविष्कार फैराडे ने किया था। कौन किए थे?
1825 ईस्वी में बेंजीन का आविष्कार फैराडे ने किए थे। कब किए थे? 1825 ईस्वी में फैराडे। आगे चलते हैं दोस्तों। बेंजीन का उपयोग घोलक के रूप में, ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई के रूप में, पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटर ईंधन के रूप में और विस्फोटक के निर्माण के रूप में भी होता है। बेंजीन का उपयोग किसके रूप में? तो घोलक के रूप में, ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई के रूप में, पेट्रोल के साथ मिलाकर मोटर ईंधन के रूप में और विस्फोटक के निर्माण में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। ऑयल ऑफ मिर्बेन, यानी कि मिर्बेन का तेल किसे कहा जाता है? तो मिर्बेन का तेल मेरे दोस्तों नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। मिर्बेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नाइट्रोबेंजीन की खोज किसने की थी? नाइट्रोबेंजीन की खोज, जो मिर्बेन का तेल भी कहा जाता है, नाइट्रोबेंजीन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोबेंजीन की खोज मिस चलरिच, कौन किए थे? मिस चलरिच ने 1834 ईस्वी में किए थे। नाइट्रोबेंजीन की खोज मिस चलरिच ने 1834 ईस्वी में किया था। और नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहा जाता है। इसकी खोज मिस चलरिच ने कहा था। कब किया था? 1834 ईस्वी में। फिनॉल को बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। फिनॉल को बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। बोलेगा कि बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन है? तो फिनॉल है। क्या है? बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है तो फिनॉल को कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। फिनॉल की खोज किसने किया था? तो फिनॉल की खोज रुंगे ने की थी। किसने की थी? रुंगे ने की थी। कोलतार से किया था 1834 ईस्वी में। फिनॉल की खोज 1834 ईस्वी में रुंगे ने कोलतार से किया था। किसके किया था? कोलतार से किया था। फिनॉल की खोज 1834 ईस्वी में रुंगे ने किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। फिनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल यानी कि विस्फोटक बनाने में, आगे फिनोल्फेथिलीन, बेकेलाइट, सेलुलोज में, एस्पिरिन में और सैलिसिलिक अम्ल में आदि के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। आप लोग फिर से एक बार देखेंगे। फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल यानी कि विस्फोटक बनाने में, फिनोल्फेथिलीन में, बेकेलाइट में, सेलुलोज में, एस्पिरिन में एवं सैलिसिलिक अम्ल में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन का उपयोग मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोबेंजीन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाइट्रोबेंजीन का उपयोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन में किया जाता है। टीएमबी क्या है मेरे दोस्तों? ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। क्या है? ये नामक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है मेरे दोस्तों? ट्राई नाइट्रोबेंजीन एक विस्फोटक पदार्थ है। उसमें नाइट्रोबेंजीन का उपयोग भी हम लोग ट्राई नाइट्रोबेंजीन नामक विस्फोट के निर्माण में हम लोग दोनों को मिलाकर कर देते हैं। नाइट्रोबेंजीन का, ट्राई नाइट्रोबेंजीन का, दोनों को टीएनटी के विस्फोटक में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है। क्या बनता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? तो C2F4 होता है। C2F4 होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आगे चलते हैं। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है। क्या है मेरे दोस्तों? नियोप्रीन क्या है? तो नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। नियोप्रीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नियोप्रीन का उपयोग विद्युत केबल में विद्युत अवरोध पदार्थ के रूप में होता है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है मेरे दोस्तों। और नियोप्रीन का उपयोग बोलेगा तो विद्युत केबल में विद्युत अवरोध पदार्थ के रूप में होता है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है और नियोप्रीन का उपयोग विद्युत केबल में विद्युत अवरोध पदार्थ के रूप में होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सैकरीन और टोल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाए जाने वाला क्या है? तो ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड चीनी से 550 गुना मीठा होता है। बोल रहा है कि सैकरीन और टोल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाए जाने वाला सैकरीन और टोल्यूइन का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? तो C6H5CH3। क्या होता है? टोल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3। तो सैकरीन और प्लस टोल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड जो है चीनी से 550 गुना मीठा होता है। कितना? चीनी से 550 गुना मीठा होता है ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड। क्या? ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड जो है चीनी से 550 गुना अधिक होता है मीठा। आगे चलते हैं। सैकरीन का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो सैकरीन का प्रयोग हम लोग दोस्तों शरबतों में, मधुमेह
यानी कि डायबिटीज़ के रोगी के लिए चीनी की जगह दिया जाता है। सेक्रिन का प्रयोग हम लोग दोस्तों, अगर शरबत किसी को पिलाना है जिसको डायबिटीज़ की बीमारी हुआ है, उसको हम लोग शरबत में चीनी की मात्रा नहीं देकर सेक्रिन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सेक्रिन का प्रयोग शरबतों में। मधुमेह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए चीनी की जगह दिया था, शरबतों में मधुमेह रोगी को चीनी की जगह दिया था, सेक्रिन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेप्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। क्या है? नेप्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसकी गोलियां कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में उपयोगी होती है। नेप्थलीन क्या है? तो नेप्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसकी गोलियां जो है से चीनी के कपड़ों से दूर रखने में उपयोगी होती है। कीड़ों को कपड़े से दूर रखने में। क्या? नेप्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिसकी गोलियां को हम लोग कीड़ों को कपड़ा से दूर रखने में करते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नायलॉन का उपयोग किस में करते हैं? तो नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाली जाल में, रस्सियां में, ब्रश आदि बनाने में। किस में? नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने वाली जाल में किया जाता है, रस्सियां में किया जाता है और ब्रश आदि बनाने में हम लोग नायलॉन का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना रहेगा, तो आप लोग पेट्रोलियम को चुनेंगे। पेट्रोलियम एक क्या है? तो पेट्रोलियम एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है मेरे दोस्तों। और पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। क्या कहता है? तो पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन भी है मेरे दोस्तों। आधुनिक समय में पेट्रोलियम की अत्यधिक महत्ता के कारण ही इसे काला सोना यानी कि द्रव सोना आदि कही गई है। आधुनिक समय में पेट्रोलियम की अत्यधिक महत्ता के कारण ही काला सोना या फिर द्रव सोना भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड यानी कि लिक्विड गोल्ड भी। काला सोना और द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है मेरे दोस्तों। कहीं कहीं आपको काला सोना कोयला को भी देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में जो भी काला सोना और कोयला है तो कोयला भी सही होता है मेरे दोस्तों, और काला सोना अगर पेट्रोलियम को कहा जाए तो पेट्रोलियम भी सही हो जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। पेट्रोलियम से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर आदि प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त हुए कहते हैं? तो पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन या ईथर। पेट्रोलियम से टोटल पेट्रोल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन और ईथर आदि प्राप्त किए जाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं किसके द्वारा खोजा गया था? तो विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं तो कर्नल ड्रेक द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल ड्रेक के द्वारा 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटसविले नामक स्थान पर खोजा गया था। बोलेगा कि विश्व का सबसे पेट्रोलियम कुआं सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? तो अमेरिका में खोजा गया था। कब खोजा गया था मेरे दोस्तों? आपसे बोलेगा तो 1859 ईस्वी में खोजा गया था। और खोजने वाले का नाम क्या था? तो कर्नल ड्रेक। क्या नाम था? कर्नल ड्रेक के द्वारा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटसविले नामक स्थान पर खोदा गया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। बोलेगा कि पेट्रोलियम को किस विधि से शुद्ध करते हैं, या फिर पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयव जो बताया मेरे दोस्तों, से पेट्रोलियम का विभिन्न अवयव क्या बताया था? तो मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर आदि जो हम लोग प्राप्त करते हैं से कौन सा विधि से प्राप्त करते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि से। कौन सा विधि से? पेट्रोलियम को इसके विभिन्न अवयवों को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को उसके ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को हम लोग किससे द्वारा व्यक्त करते हैं? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है मेरे दोस्तों उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। रणनीतिक धातु पूछा जाता है मेरे दोस्तों, तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, रणनीतिक धातु टाइटेनियम। और एक और पूछता है मेरे दोस्तों, आशा की धातु पूछता है। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। तो बोल रहा है कि जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या किसी भी ईंधन के अपस्फोटन की ऑक्टेन संख्या के द्वारा दर्शाते हैं, और जिस ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा रहेगा मेरे दोस्तों अपस्फोटन उतना ही कम होगा और वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है।
आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। विस्फोटक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है, उसे विस्फोटक कहते हैं। विस्फोटक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स बताया था मेरे दोस्तों कि आरडीएक्स एक प्रकार का विस्फोटक है। आरडीएक्स की खोज कौन किया था मेरे दोस्तों? हेनिंग ने किए थे। किसने की थी? हेनिंग ने की थी। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म देख लेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा कितना होती है? तो आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। कितना होती है? आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। कितना होती है? आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलो होती है। आगे चलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि टीएनजी, टीएनजी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो बताया था मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है जिसका प्रयोग हम लोग डायनामाइट के बनाने में करते हैं। किसका बनाने में? तो डायनामाइट को बनाने में हम लोग ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। डायनामाइट की खोज कौन की थी मेरे दोस्तों? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे चलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन किसे कहते हैं? टीएनजी को कहते हैं। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीएनजी को हम लोग नोबेल का तेल भी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो टीएनटी का पूरा नाम मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। टीएनटी का पूरा नाम हो गया ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। टीएनटी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विस्फोटक है। टीएनटी क्या है? तो टीएनटी का पूरा नाम बताया अभी मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है। और टीएनटी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो टीएनटी एक प्रकार का विस्फोटक है मेरे दोस्तों। इसको विस्फोटक सामग्री बनाने में हम लोग टीएनटी का प्रयोग करते हैं। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। कब किए थे? तो 1863 ईस्वी में किए थे। कब किए थे मेरे दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 ईस्वी में किए थे। आगे चलते हैं। टीएनपी, टीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो टीएनपी का पूरा नाम है मेरे दोस्तों ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टी से हो जाएगा ट्राई, एन से हो जाएगा नाइट्रो, पी से हो जाएगा फिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल है मेरे दोस्तों। टीएनपी का पूरा नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंधन है। मानव तथा पर्यावरण के बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया को हम लोग पर्यावरण प्रबंधन कहते हैं। किसके किसके बीच के? तो मानव तथा पर्यावरण के बीच की संबंध सुधार की प्रक्रिया को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के से बनाया गया था मेरे दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से है। ग्रीन हाउस गैस से यानी कि CO2 गैस से मेरे दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल बनाने का लक्ष्य क्या था? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन दर में कमी लाना। तो चलिए दोस्तों आज को वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें मेरे दोस्तों। आपका 1 मिनट का निकाल कर किया गया शेयर हमको और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है मेरे दोस्तों। इसलिए आप लोग शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपसे बहुत ही अनुरोध के साथ मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए दोस्त, जय हिंद, लव यू।